नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विथ रोजगार में। इससे पहले वीडियो शुरू करें, आपके लिए ज़रूरी महत्वपूर्ण सूचना है। यूपीएसआई लिपिक और गोपनीय और जो लेखा विभाग की भर्ती है आपकी आ चुकी है, जो करीब 921 पद हैं। वो सिविल एसआई नहीं है, नागरिक वाली नहीं है, और लेखा विभाग की है, लिपिक है, गोपनीय। तो आप इसके बारे में जानकारी के लिए वीडियो पे जाकर जो चैनल है, चैनल के में जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो चलते हैं वीडियो में। आज हम कवर करेंगे भारतीय इतिहास एवं उन संस्कृति, भारत का इतिहास और संस्कृति। ये टॉपिक है, टॉपिक वाइज ही हम पूरा कवर करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर यूपीएसआई कांस्टेबल 19 में 18 वाली भर्ती में जो क्वेश्चन पूछे गए, जहाँ से पूछे गए, पुलिस में जहाँ तक पूछे गए हैं, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 18 हो, 17 हो, 19 हो, सभी को कवर करेंगे इसमें, और टॉपिक वाइज चलेंगे। अभी जैसे टॉपिक है आज का भारत का इतिहास एवं संस्कृति, इसके जितने क्वेश्चन बन सकेंगे वो सारे एक वीडियो में कवर हों या दो में, वो सारे हम लाइन से चलेंगे। वैसे वैसे सीधे से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आपका एक सीरियल से कवर होता जाएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दें, ठीक है ना। बहुत जल्दी परीक्षा लगी हुई है, तो एसएससी जीडी के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये, क्योंकि हिस्ट्री कोई भी हो, हिस्ट्री बाहर से नहीं जाती है, हिस्ट्री वही रहती है सेम सिलेबस में। तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका प्राचीन इतिहास। पहले हम यही देखेंगे, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का पहला क्वेश्चन है आपका, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय की है, जो शासक से संबंधित है। किस शासक से संबंधित है? यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। भीतरी स्तंभ शिलालेख है जो गुप्त साम्राज्य के शासन काल में बना, और किस शासक के संबंधित है? बताइए जल्दी से। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त? बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा इसका? क्या होगा राइट आंसर? इसका डिस्क्रिप्शन लंबा है। बी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इससे संबंधित है, भीतरी स्तंभ शिलालेख से। गुप्त साम्राज्य का शासक था ये। आप पर देख सकते हैं, भीतरी शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। इस स्तंभ का निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया था। स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति थी। इस पर संस्कृत के एक विस्तृत अभिलेख अंकित है। अभिलेख में स्कंदगुप्त की वंशावली और पुष्यमित्र तथा हुणों से हुए युद्ध के बाद का विवरण मिलता है। इसमें क्या क्या मिलता है? भीतरी स्तंभ शिलालेख में हुणों से आक्रमण, युद्ध का, पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र है? बताइए, का पुत्र था? किसका पुत्र था? कनिष्क का, पुष्यमित्र का, कनिष्क, अशोक, बिंदुसार? किसका पुत्र था बताइए। जिसमें ये कहानी है, जिन्होंने किसने लिखी है? कालिदास ने। ये आपसे पूछी जाती है कि इसकी रचना है ये। और नायक अग्निमित्र है, का पुत्र है, किसका पुत्र है ये? पुष्यमित्र शुंग का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पुष्यमित्र का पुत्र। कवि तुलसीदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम रचना की नायक विदिशा के राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे, है ना। ये श्रृंगरस प्रधान 5 अंकों का नाटक होता है, नाटक बताया गया इन्होंने, और षड्यंत्रों के बारे में समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। नेक्स्ट है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। तो आखिरी क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? गौतम, पतंजलि, मद्रायण, कपिल ऋषि। हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के रूप में, के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? कपिल ऋषि को जाना जाता है। कपिल ऋषि को जाना जाता है। कपिल ऋषि को जाना जाता है। हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति को कपिल ऋषि के रूप में के संस्थापक माने जाते हैं। अद्वैत वेदांत से विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। इन्होंने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम में के रूप में देखा।
गीता में इनको श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। किसको? कपिल ऋषि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की गढ़ी की जगह किस लिए की जानी जाती है? बताइए। गढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता की, वो किस लिए जानी जाती है? किसके लिए? वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे इसलिए, वहाँ पुस्तक रखी जाती थी इसलिए, या वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, या फिर वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे? तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है वहाँ क्या गढ़ी क्यों कहते थे इसको? क्योंकि वहाँ पर उच्च वर्ग के लोग बसते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे हड़प्पा सभ्यता में, गढ़ी में उसको कहा जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? व्रीहि शब्द का प्रयोग किस अनाज के लिए किया जाता था? यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। व्रीहि शब्द किस अनाज को कहा जाता था? गेहूँ, जौ, चावल, मक्का। किसको कहा जाता था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, चावल को कहा जाता था। चावल राइट आंसर है, चावल को कहा जाता था। और देख लीजिए और किसको क्या कहा जाता था इसमें। वैदिक काल में व्रीहि धान के लिए प्रयोग किया जाता था। यव मतलब जौ, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जौ को क्या कहा जाता था? यव कहा जाता था। माड़, उड़द को मांग, मूंग को मूंगद और गेहूँ को गोधूम कहा जाता था। यजुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है अनाजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था। कपिलवस्तु, अंग, गांधार, मगध। तो आप जैसा कि जानते हैं कपिलवस्तु के राजा थे सुद्धोधन, उनके पुत्र थे बुद्ध। तो ये कपिलवस्तु के शासक थे और इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक कपिलवस्तु के गौतम बुद्ध जी का जन्म क्या 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता जो थे सुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। इनकी माता महामाया कोलीय वंश की थी। ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की माता जी किस वंश की थी? कोली वंश की थी। और इनका पूछा ये भी क्वेश्चन बनता है, लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था, मौसी ने इनकी। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। कहाँ? शाक्य वंश की कन्या यशोधरा के साथ। इनके पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध जी के पुत्र का नाम क्या था? राहुल, है ना। तो आगे चलते हैं, भिक्षु बने थे बाद में। सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता के देवता थे। बताइए किसके देवता थे? सोम ऋग्वैदिक युग में किसके देवता थे? सोम पौधों के, आंधी तूफान के, युद्ध के, ज्वालामुखी के। किसके थे ये? पौधों के थे, पौधों के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, पौधों के थे ऋग्वैदिक युग में। तो देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। सोम वनस्पति देवता थे। उषा को प्रगति और उत्थान का देवता माना गया। अश्विनी को विपत्ति हरण देवता। पूषण को पशु देवता। मारुत को आंधी तूफान का देवता। विष्णु को विश्व के संरक्षण पालनकर्ता का देवता। और धोत को आकाश का देवता सबसे प्राचीन है, जो रुद्र को संहारक देवता के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? अहिलवाड़ किस वंश की राजधानी थी? राष्ट्रकूट, मित्रका राजवंश, पाल राजवंश, सोलंकी राजवंश। किसकी राजधानी थी ये? सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, अहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। अब ये राजधानियाँ हैं, देख लीजिए। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। मित्रका की राजधानी वल्लभी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर और सोलंकी की राजधानी अहिलवाड़। ये राजधानियाँ याद रखिए, पूछा ही जाता है आपके हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आता है। कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कान्यकुब्ज किस शहर का भारतीय प्राचीन नाम है? कुंभोज, कन्नौज, कन्याकुमारी, कांचीपुरम। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या है? कन्नौज, जिसको अब इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है कन्नौज को। इसी का नाम, पुराना नाम है, प्राचीन नाम कान्यकुब्ज।
कान्यकुब्ज है। जो कान्यकुब्ज गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम है। कन्नौज का प्राचीन नाम महोदय था। महोदय भी इसी का कन्नौज का ही नाम है। वर्तमान में कन्नौज के रूप में विकसित यह शहर गुलाब जल, इत्र, तंबाकू अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो कन्नौज के दो नाम हैं, कान्यकुब्ज और महोदय। ये कन्नौज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? राजा बिंबिसार के महल को किस वास्तुकार ने बनाया था? बताइए जल्दी से। ये भी यूपी साइम पूछा गया क्वेश्चन है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आपको एक साथ दे रहे हैं आपको, तो आपकी भी फर्ज बनता है आपका भी कि थोड़ा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बताइए कौन वास्तुकार था वो? ऑप्शन नंबर डी महागोविंद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, महागोविंद थे वास्तुकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसकी राजधानी देख लीजिए। इसकी राजधानी क्या है? मगध की राजधानी राजगृह गिरिब्रज जिसको कहा जाता है। ये बिंबिसार जो संस्थापक था मगध वंश का, मगध साम्राज्य का, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये बताइए, मुजरिस जो बंदरगाह है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में? कहाँ स्थित है बताइए जल्दी से। मुजरिस केरल में स्थित है। केरल में मुजरिस जो है केरल में स्थित है। केरल राज्य का मालाबार तट पर स्थित एक समुद्री बंदरगाह है जो प्राचीन समय में यह दक्षिण भारत तथा मिस्र, यूनान, रोम के मध्य मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, है ना। तो ये केरल में स्थित है मुजरिस केरल बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह है। नेक्स्ट है यूपीपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध युद्ध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? बताइए किस भगवान को दी गई थी ये बलि? किसको कहा जाता है, किस देवता को? भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, काली या भगवान शिव? किसको ये बलि दी गई थी? ये बलि दी गई थी भगवान ब्रह्मा को दी गई थी ये बलि। 10 घोड़ों की बलि दी गई थी भगवान ब्रह्मा को। यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ना। 84 घाट में से एक है जो जहाँ पर ये दशाश्वमेध घाट है वाराणसी का, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, अभी क्या जाना जाता है उसको? बताइए, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है या बिहार है? क्या जाना जाता है उसको? बिहार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बिहार को जाना जाता है। बिहार है इस समय मगध। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा और वर्तमान में बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले में मगध महाजनपद के हिस्से थे। संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, ये सारे पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जिनकी राजधानी थी। बताइए राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर, कुरु, कौशल, कलिंग? क्या हुआ राइट आंसर? कौशल राइट आंसर है। कौशल राजधानी थी रामायण में। भगवान श्री राम अयोध्या के जो शासक थे उनकी राजधानी कौशल थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था, संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? हर्षवर्धन, बिंदुसार, अनिरुद्ध या वासुदेव? राइट आंसर क्या है इसका? सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र थे। बिंदुसार इनका ही शासनकाल था, 298 से 272 बिंदुसार का शासनकाल था। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई थी। किस नदी के तट पर विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता? गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, कृष्णा? किस नदी पर हुई थी ये? सरस्वती पर हुई थी। सरस्वती राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी।
यूपी कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन आया था। वैदिक विद्वान बताइए, वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं। इस वैदिक सभ्यता का काल क्या है? 1500 से 500 BC के मध्य मानते हैं। हिंदू धर्म की नींव पड़ी थी इसी काल में। वेदांग सूत्रों की रचना, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने का काम इसी काल में हुआ है। ये सारा काम किस काल में हुआ? वैदिक सभ्यता काल में हुआ है, 1500 से 500 BC में। भारत के में पहले कवि के रूप में किससे श्रद्धेय माना जाता है? पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? वेदव्यास, कल्कि, तोलकाप्पियर या वाल्मीकि? किसको माना जाता है पहले कवि के रूप में? जल्दी से बताइए राइट आंसर। किसको माना जाता है? ये कहाँ गया? ये कहाँ गया? किसको? वाल्मीकि को माना जाता है। वाल्मीकि को पहले कवि के रूप में माना जाता है श्रद्धेय। आगे देख लीजिए, वाल्मीकि ने जो काव्य रामायण की रचना की इन्होंने, तो इनको माना जाता है। प्राचीन व्याकरण तोलापियम की रचना भी की थी इन्होंने। नेक्स्ट है, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? गच्छा नामक संगठन किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध? किस धर्म से संबंधित है गच्छा नामक संगठन? बी राइट आंसर है, जैन धर्म से संबंधित है गच्छा नामक संगठन। जैन धर्म का संगठन है ना। बौद्ध भिक्षुओं के बारे में बताया गया है इसमें। गच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ जो एक साथ यात्रा करते हैं उन्हें गच्छा कहते हैं। बौद्ध जो जैन धर्म वाले थे उनके लिए एक संगठन था ये, जिसमें साथ में यात्रा करते थे, संगठन था। तीसरे बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? बताएं, 4 हुई थी। तीसरी बौद्ध परिषद पूछ रहा है कहाँ हुई थी? यंगून, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर? कहाँ पर हुई थी ये? पाटलिपुत्र में हुई थी। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी बौद्ध परिषद। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में तो प्रथम हुई थी। अब ये देख लीजिए पूरा। अजातशत्रु के शासनकाल में पहली राजगृह में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। आखिरी संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, है ना। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था आखिरी बौद्ध संगीति, जो कश्मीर में हुई थी, कुंडलग्राम में। और पहली का अजातशत्रु के समय राजगृह में हुई थी। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय। तीसरी पाटलिपुत्र अशोक में समय हुई थी। और जो एक बची दूसरी, वो वैशाली में हुई थी। वैशाली में किसके समय? काला अशोक के समय हुई थी। वैशाली में हुई, काला अशोक के समय हुई। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, पुष्यमित्र शुंग, वैदरथ? कौन थे मौर्य वंश राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ये वैदरथ थे। वैदरथ थे अंतिम शासक मौर्य वंश के। वैदरथ अंतिम शासक वैदरथ था, जो पुष्यमित्र सेनापति जो था इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व में। और फिर पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठा और शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश के संस्थापक आपको बता ही चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। कौटिल्य, जिसने विष्णुगुप्त कहा जाता है, और इन्होंने रचना की है अर्थशास्त्र की, जिसका संबंध राजनीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? किस जिले में स्थित है ये? उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ, गाजीपुर, सीतापुर? क्या होगा राइट आंसर इसका? ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था इसका। गाजीपुर जिले में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है, गाजीपुर जिले में। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल, धर्मपाल, नंदपाल, देवपाल?
यूपीपी कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। गोपाल थे, गोपाल, गोपाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ए राइट आंसर। गोपाल थे पाल वंश के संस्थापक। गोपाल ने पाल वंश की संस्थापना की थी। इस वंश का महान शासक कौन था? धर्मपाल। महान शासक कौन था? धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस हो, पूरी यूपीएसआई हो, सब में पूछा गया क्वेश्चन है। राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने की थी? बिंदुसार, चाणक्य, बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु। किसने स्थानांतरित की थी? ये अजातशत्रु था। अजातशत्रु, जिसके समय पहली बौद्ध संगीति भी हुई थी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है। बताइए जल्दी। इतावली जो यात्री है, इसने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया है, कौन है? मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, बारबोसा या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर इसका? किसने किया है इसका? ये निकोलो कोंटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निकोलो कोंटी ने इसका वर्णन किया है, विजयनगर साम्राज्य का। जो निकोलो कोंटी ने विजय साम्राज्य का अत्यंत विस्तृत वर्णन किया है। यह इतावली यात्री संगम वंश के महान शासक देवराय प्रथम, जिनका शासनकाल है 1402 से 22 के शासन में भारत आया था। देवराय के शासनकाल में निकोलो कोंटी आया था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? नालंदा, प्रयाग, थानेश्वर, कन्नौज। बताइए जल्दी से। कहाँ थी हर्षवर्धन की राजधानी? कहाँ थी बताइए जल्दी से। कन्नौज थी, कन्नौज। कन्नौज इसकी राजधानी थी। पुष्यभूति वंश का प्रतापी शासक था हर्षवर्धन, जो अपने राज्य के साथ साथ अपनी बहन के राज्य का शासन देखता था। बहुत प्रतापी राजा था, और इसलिए इसने अपनी क्या राजधानी चेंज की थी? थानेसर से कन्नौज आया था। थानेसर अपनी राजधानी चेंज करके कन्नौज आया। हर्ष ने उत्तरी भारत में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा, मिथिला को जीत लिया था। पश्चिमी भारत में वल्लभी शासक ध्रुवसेन को पराजित कर उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। इसके शासनकाल में एक यात्री आया था, हेनसांग। बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत यात्रा पर आया था, जो कि समय है इसका हेनसांग का 629 में आया और 642 तक भारत में यात्रा पर रहा था। चीनी यात्री था। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित लिखी है। हर्षचरित लिखी है, जो हर्ष के जीवन पर आधारित है। हर्षचरित लिखी है। और हर्ष ने स्वयं ही 3 नाटक लिखे हैं। स्वयं के द्वारा 3 नाटक लिखे हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये 3 नाटक हर्षवर्धन ने स्वयं अपने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर। यूपी कांस्टेबल 2013 का क्वेश्चन है। कहाँ पर इन्होंने उपदेश दिया था बुद्ध जी ने? ये दिया था लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में गौतम बुद्ध का प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ये आपको हम बता चुके हैं। और जो इन्होंने गृह त्याग किया, इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये याद रखिए आप, गृह त्याग, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ये ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। समझ में आए? वैशाखी पूर्णिमा के दिन था, निरंजना नदी के तट पर था, पीपल वृक्ष के नीचे। तो ये आपसे पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे थे, तो ये बताएंगे आप।
सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश क्या था? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन था पहला उपदेश। और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए? कौशल देश में। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं, जहाँ पर इनका वर्षावास होता था। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने वहीं दिए हैं, इन्होंने अपने उपदेश दिए। नेक्स्ट है और इनके जनसाधारण की भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। जनसाधारण भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, मल्लीनाथ। कौन थे? बताइए जल्दी से। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जो काशी नरेश तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। ये 30वें तीर्थंकर थे। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे, महाव्रत बताए थे 4 आर्य पार्श्वनाथ जी ने। सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ये 4 बताए थे। और 5वां जो ब्रह्मचर्य था, जो महाव्रत था 5वां, ये किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी ने, जो 24वें अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। समझ में आया? अब को ये सारा कुछ बता दिया। ब्रह्मचर्य, ये देखिए लिखा हुआ है 5वें महाभारत को जोड़ा ब्रह्मचर्य ने, किसने? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, कालाशोक। यूपी कांस्टेबल 2013। बताइए जल्दी, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार का अंतिम शासक ऑप्शन नंबर डी कालाशोक था। कालाशोक अंतिम शासक था, कालाशोक। शासनकाल देख लीजिए, बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492। इसके बाद अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु का शासनकाल है 492 से 460। फिर उदयन आता है। इनको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और इसके पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की। कालाशोक का कार्यकाल है 412 से 345। देखिए, कालाशोक मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था, है ना? अंतिम शासक था। सिकंदर इसके समकालीन था। घरानंद जो था महापद्म का 8वां पुत्र था, जो सिकंदर के समकालीन था, मगध वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट है आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट एक था क्या?